तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो चलिए आज के हमारे इस विश्लेषण में इसी ऐतिहासिक पल के हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, खासकर बिहार की राजनीति में। ये तो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना भाई कई मायनों में बहुत खास है, और आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 10वीं शपथ, एक नया अध्याय। आइए सबसे पहले इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी जो मुख्य खबरें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी और सीधी खबर तो यही है कि नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सोचिए, 10वीं बार। ये उनके राजनीतिक करियर का एक ऐसा पड़ाव है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन हुआ कैसे? तो इसका जवाब है हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिला जबरदस्त बहुमत। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीती हैं। ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए एक मजबूत आधार ही नहीं, बल्कि ये जनादेश आने वाले 5 सालों के लिए एक तरह से स्थिरता का संकेत भी देता है। अब बात करते हैं समारोह की। ये आयोजन कितना खास होने वाला है, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। तो देखिए, समारोह के लिए पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान चुना गया है, जो न जाने कितनी ही राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। शपथ ग्रहण का समय सुबह 11:30 बजे का रखा गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे, और इस बेहद खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, जो इस आयोजन को और भी बड़ा बना देता है। चुनाव जीतना तो कहानी का एक हिस्सा है ना? इसके बाद सरकार बनाने तक एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होती है। तो आइए इस सफर के जो जरूरी पड़ाव हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, सरकार बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये 4 अहम कदमों से गुजरी। सबसे पहले जाहिर है विधानसभा चुनाव में शानदार जीत। इसके बाद एनडीए के जो भी विधायक जीते, उन्होंने मिलकर नीतीश कुमार को अपना नेता चुना। तीसरा कदम था औपचारिक तौर पर राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करना। और बस इन सब के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस पूरी प्रोसेस में 19 नवंबर का दिन बहुत अहम था। इसी दिन नीतीश कुमार को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया, और जैसे ही वो नेता चुने गए, उन्होंने फौरन राजभवन जाकर मौजूदा सरकार का इस्तीफा सौंपा और साथ ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी। यहीं से नई सरकार के गठन की औपचारिक शुरुआत हुई। चलिए, सरकार का गठन तो एक पड़ाव है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा। नई सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जरा उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सरकार के सामने पहली और सबसे फौरी चुनौती है एक बैलेंस्ड मंत्रिमंडल का गठन करना। उम्मीद है कि करीब 20 मंत्रियों का एक नया कैबिनेट बनेगा, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, उनके बीच सही तालमेल बिठाना एक बड़ा काम होगा। लेकिन कैबिनेट बनाने से भी बड़ी चुनौतियां हैं शासन के लेवल पर। 3 बड़े मुद्दे हैं जो सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाले हैं। पहला, बिहार से होने वाला पलायन, जो कि राज्य की एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा करना। और तीसरा, चुनाव में जो विकास के वादे किए गए थे, उन्हें समय पर पूरा करना। इन सब पर जनता की पैनी नजर रहने वाली है। अब आते हैं अगले हिस्से पर। इस शपथ के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, इसके गहरे पॉलिटिकल मैसेज भी हैं। चलिए समझते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस घटना को कैसे देख रहे हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि ये शपथ ग्रहण असल में बिहार में एनडीए की मजबूत पकड़ का एक प्रतीक है, और साथ ही ये नीतीश कुमार की जो स्थायी प्रासंगिकता है उसे भी दिखाता है। उनका 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना ये साबित करता है कि उन्हें बिहार की राजनीति में एक तरह से स्थिरता और अनुभव के स्तंभ के तौर पर देखा जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत आखिर क्या होगी? क्या उन्हें सुशासन बाबू के तौर पर याद किया जाएगा, या फिर राजनीतिक गठबंधनों के महारथी के रूप में? ये वो सवाल है जो बिहार के भविष्य के साथ सीधे सीधे जुड़ गया है।